अमीर और गरीब बहू की पहली रसोई। गायत्री, कहाँ हो तुम? अरे शारदा जी, अंदर आइए ना, ऐसे बाहर दरवाजे पर क्यों खड़ी है? गायत्री, ये लो अनुराग की शादी का कार्ड। 2 दिनों बाद उसकी शादी है। ये तो दुगनी खुशखबरी है शारदा जी। भगवान की दया से मेरे अखिलेश का रिश्ता भी लग गया है और 2 दिनों बाद उसकी भी शादी है। सोचा था थोड़े बहुत पैसे होंगे तो टेंट लगवा के शादी करेंगे, मगर गरीबी के चलते मंदिर में सादगी से शादी कर रहे हैं। गायत्री, हमने अनुराग की शादी के लिए वेंकट बुक किया है और अखिलेश मेरे बेटे जैसा ही तो है, और फिर हम सालों से पड़ोसी हैं, तो अखिलेश की शादी वहीं होगी। ये सुनकर गरीब गायत्री हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे भाग्यवान, रोटी बन गई हो तो जल्दी से रोटी दे दो। अरे खाकर काम पर जाना है। हे भगवान, मैं तो बातों में लग गई और मेरा चूल्हा भी बुझ गया। गायत्री काफी देर तक चूल्हा फूंक फूंक कर उसे फिर से जलाती है और रोटी बनाती है। अखिलेश के बापू, आज शारदा जी आई थी। उन्होंने कहा है हमारे बेटे की शादी उनके बेटे के मंडप में ही हो जाएगी और अखिलेश की शादी तो शारदा जी की मदद से ठीक से हो जाएगी, मगर घर में नई बहू आ रही है और ना तो हमने घर में सफेदी करवाई है और ना ही छोटी मोटी रसोई बनवाई है। भाग्यवान, जानती हो, मैं और अखिलेश इस गरीबी में दिन भर कड़ी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, तब जाकर हमारे घर का चूल्हा जलता है और हमें इसी में गुजारा करना होगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। अब अखिलेश की शादी आरती से और अनुराग की शादी तानिया से हो जाती है और दोनों बहू बनकर ससुराल आती है, जहां अमीर बहू का स्वागत उसके ससुराल में बहुत ही अच्छे से होता है। आओ तानिया बहू, तुम्हारा स्वागत है। बस अब तो मेरे घर की रसोई तुम्हें ही संभालनी है। डैम इट, ये सासू माँ भी ना पूरी की पूरी प्लानिंग किए बैठी है मुझे बहू से बाई बनाने की। सासू माँ, अगर रस्में खत्म हो गई हो तो मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ बहू, जाओ, जाकर आराम करो। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है तो सुबह जल्दी भी उठना होगा। अनुराग, बहू को ले जा बेटा। जी माँ, चलो तानिया। आओ आओ बहू, हमारे छोटे से गरीब घर में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके आरती अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रहो बहू। अखिलेश, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ, चलो आरती। आरती, मैं जानता हूँ कि शादी के बाद जब एक लड़की अपना घर बार छोड़कर ससुराल जाती है तो उसके मन में बहुत सारे अरमान होते हैं, मगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जैसे तैसे थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। मैं तुम्हें ये वादा तो नहीं कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, मगर वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे खुद क्यों ना भूखा रहना पड़े। अखिलेश जी, आज से ये परिवार मेरा अपना है और मैं खुश हूँ। ससुराल के पहले दिन आरती जल्दी उठकर साफ सफाई करती है और फिर अपने हाथों से मिट्टी का बना चूल्हा लीपती है। आज मैं अपनी पहली रसोई में सभी के लिए खीर और आलू पूरी बना लेती हूँ। ये कहकर गरीब बहू जैसे ही रसोई में रखे राशन के डिब्बे देखती है तो उसमें बहुत ही थोड़ा सा राशन होता है। हे भगवान, इसमें तो इतना सा राशन है। अखिलेश जी, जरा यहाँ आइए। हाँ आरती, कहो। आज मेरी पहली रसोई है, एक काम कीजिए, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मुझे खाना बनाने के लिए राशन लाना है। अखिलेश लाचार चेहरे के साथ अपनी जेब टटोलता है, जिसमें 100 का एक मुड़ा तुड़ा नोट होता है। ये लो आरती, मेरे पास तो बस इतने ही हैं। मेरे लिए बहुत है अखिलेश जी। फिर बेचारी गरीब बहू थोड़ा बहुत राशन खरीद कर घर लाकर मिट्टी का चूल्हा फूंक फूंक कर धुआं झेल कर पहली रसोई का खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ तानिया देर से उठकर रेडी होकर रसोई में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। तानिया बहू, मैंने तुझे कल ही कहा था कि आज तेरी पहली रसोई है और तू 10 बजे रसोई में आ रही है। ओहो सासू माँ, ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट गया, मैं मेकअप कर रही थी इसलिए टाइम लग गया, सो प्लीज तो ऐसे टिपिकल सास की तरह मुझे इरिटेट मत करिए। बताइए क्या बनाना है मुझे। सबसे पहले तू अपनी पहली रसोई में श्रीखंड बना ले और फिर ये बाकी का खाना बना लेना। सारा सामान स्लैब पर रखा हुआ है। ओ गॉड सासू माँ,
इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। लल्लू, तुम मेरे साथ किचन में रुको, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। ठीक है भौजाई जी। सबसे पहले ये एग्जॉस्ट ऑन करो, मुझे सफोकेशन हो रही है। इस तरह से अमीर घमंडी बहू पहली रसोई की रस्म शुरू करती है। अब भौजाई जी, ये लीजिए, हम तरकारी काट दिए हैं और ये काजू बादाम श्रीखंड में डाल दीजिए। लल्लू जल्दी से मेरी शर्ट प्रेस कर दो। आया भैया जी, हम जाते भौजी। ओ गॉड, ये खाना बनाने में कितना टेंटरम है। स्पेशली श्रीखंड की रेसिपी बनाते बनाते मेरे भेजे की भुर्जी बन गई है। तानिया खाना बनाने के पूरे वक्त गुस्से में भुनभुनाती रहती है और जैसे तैसे जला पका खाना बनाकर परोसती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू भी खाना परोसती है। माँ जी, बाबूजी, अखिलेश जी, मैंने आप तीनों के लिए पहली रसोई में आलू की सब्जी, पूरी और गुड़ की खीर बनाई है। खाकर बताइए कैसी बनी है। अरे वाह आरती बहू, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। हाँ आरती, खास करके एक गुड़ की खीर बहुत ही गजब की बनी है। अपने पति और बेटे को खाने की तारीफ करता देखकर आरती की सास भराई आंखों से कहती है, सचमुच बहू, तेरे हाथों में मां अन्नपूर्णा का वास है। सुन बहू, अपनी पहली रसोई का खाना हमारे पड़ोसन शारदा जी के घर भी दे आओ। जी माँ जी। आरती खाना लेकर शारदा के घर आती है, जहां अनुराग बिगड़े मिजाज में होता है। तानिया, तुमने खाना बनाया है या फिर मजाक किया है? हाँ, सारी की सारी पूड़ियां जलकर पापड़ बन गई है और सब्जी में सिर्फ और सिर्फ नमक और मिर्ची भर दिया है तुमने। अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा है। तानिया बहू, तुम्हारी पहली रसोई के खाने में एक पैसे का स्वाद नहीं। बाल की खाल निकालना तो कोई आप दोनों माँ बेटे से सीखे। मैं किसी 7 स्टार होटल की शेफ नहीं। सासू माँ, मैंने खाना बना दिया, इतना ही बहुत है। आंटी जी, वो माँ जी ने खाना भेजने को कहा था। ले आओ बहू। आरती खाना रखकर चली जाती है और खाना खाकर अनुराग कहता है, देखो तानिया, गरीबी में भी गायत्री आंटी की बहू ने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। नो थैंक्स अनुराग, ये गरीबों वाला गंदा खाना तुम ही खाओ। यू नो व्हाट, आप दोनों को मेरी पहली रसोई का खाना इसलिए रास नहीं आया क्योंकि आपको तो इस 2 कौड़ी की गरीब की रसोई का खाना जो खाना था। आरती के खाने की तारीफ से तानिया चिढ़कर अपने पति और सास को बहुत सुनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है जहां एक तरफ हर रोज आरती उपलों पर मिट्टी के चूल्हों का धुआं झेलकर खाना बनाती है, वहीं तानिया हर बात में कुड़कुड़ाती रहती है। तानिया बहू, ये लो, आज रात के खाने में मटर पनीर की सब्जी और तंदूर की रोटी बना देना। सासू माँ, तंदूर का धुआं झेलकर मुझे अपनी ब्यूटीनेस नहीं बिगाड़नी। आप एक काम कीजिए, ये तंदूर की रोटी आप अपनी पड़ोसन की गरीब बहू से जाकर बनवा लीजिए और सब्जी भी खुद बना लीजिए। वैसे भी मुझे खाना बनाने में सर खपाना पसंद नहीं। ये तू क्या कह रही है बहू? मैंने इतने प्यार से तेरी पसंद की मॉड्यूलर रसोई बनवाई थी, लाखों रुपए लगाए थे इसे बनाने में, ताकि मेरी बहू जब आएगी तो ये किचन संभालेगी। मुझे तुझसे उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए थी। उस दिन से बहू के होते भी शारदा खुद से ही खाना बनाती है, जिसके चलते एक दिन अनुराग कहता है, तानिया, तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है ना कि तुम्हारे रहते माँ रसोई में खाना बना रही है? तो तुम जाकर बना दो खाना अनुराग, जस्ट गो। ठीक है, मैं अपनी और अपनी माँ के लिए 2 वक्त की रोटियां बना सकता हूँ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। निकलो यहाँ से, बस बहुत हो गया तुम्हारा अब। अनुराग गुस्से से तानिया को घर से बाहर धक्का दे देता है। तभी आरती उसे बचा लेती है। तानिया, तुम ठीक तो हो? अनुराग भैया, आप क्या कर रहे हैं? आरती भाभी, आप नहीं जानती। मैं जानती हूँ तानिया से गलतियां हुई हैं, मगर इस तरह से रिश्ता तोड़ देने से क्या सब ठीक हो जाएगा? और मैं ये भी जानती हूँ कि तानिया मुझे पसंद नहीं करती, मगर तानिया को एक मौका दे दीजिए। ये सुनकर तानिया का घमंड टूट जाता है और वो अपनी गलती पर पछताते हुए कहती है, आरती, मैं हमेशा तुमसे चिढ़ती रही, जलती रही, क्योंकि सासू माँ और अनुराग तुम्हारी ही तारीफ करते रहे, मगर आज तुम मेरा घर टूटने से बचा रही हो। अब मैं तुम्हारे जैसी एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ। आई एम सॉरी अनुराग। इसके बाद आरती तानिया को खाना बनाना सिखा देती है, जिससे तानिया अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है और दोनों अमीर गरीब बहुएं अच्छी बहू बनकर अपनी अपनी रसोई संभालने लगती है। बहू, परी बहू, कहाँ हो? जरा यहाँ तो आना। उफ़ो, इस बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है, जीना हराम करके रखा है। 2 मिनट चैन से बैठने भी नहीं देती। जी सासू माँ, आपने बुलाया?
अरे इतने सारे शॉपिंग बैग्स, लगता है सासू माँ आप पूरा बाजार ही खरीद लाई है। अरे मेरा बस चले तो मैं अपनी प्यारी बहू के लिए पूरा बाजार ही खरीद लाती। ये देखो, इसमें फल फ्रूट नारियल पानी है। अब मेरी प्यारी बहू मुझे खुशखबरी जो देने वाली है तो उसका ख्याल तो मुझे ही रखना है। अर्पिता, अरे ओ अर्पिता, जरा एक गिलास पानी तो ले आ। अरे ओ कल्लू माई, कहाँ मर गई? डरी सहमी हुई बेचारी गरीब गर्भवती बहू अर्पिता पानी लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे कहाँ मर गई थी? मर जानी, कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई थी? माफ कर दीजिए माँ जी, वो मैं बर्तन मांज रही थी इसलिए सुनाई नहीं दिया। राजरानी का स्वभाव अर्पिता के साथ ऐसा ही था, जिसकी वजह थी अर्पिता का काला रंग। जिस दिन से अर्पिता बहू बनकर आई है वो हर दिन से जिल्लत सहती है। ये सोचते हुए अर्पिता को वो दिन याद आ जाता है जब वो बहू बनकर ससुराल आई थी। अर्पिता और परी दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी है, मगर राजरानी अपनी गोरी बहू के गृह प्रवेश में लगी है। परी बहू, अपने गोरे पैरों से गृह प्रवेश करो। जी सासू माँ। गोरी बहू का गृह प्रवेश कराने के बाद राजरानी उसे कमरे में ले जाने लगती है। तभी घर के मुखिया हरीश उसे टोकते हैं। भाग्यवान, तुम भूल रही हो, इस घर में 2 शादी हुई है, यश और प्रतीक की, इसलिए तुम्हें 2 बहुओं का गृह प्रवेश कराना है। देखिए हरीश जी, मेरे लिए मेरे घर की लक्ष्मी मेरी गोरी बहू है जिसका गृह प्रवेश हो गया, मगर मैं इस काली कलूटी कुलनाशिनी का गृह प्रवेश नहीं करूंगी। अपनी माँ के किए गए इस फर्क से यश को बहुत बुरा लगता है और फिर बेचारी काली बहू बिना किसी स्वागत के अंदर आ जाती है। असल में राजरानी अपने बड़े बेटे यश की शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि अर्पिता गरीब घर की काली लड़की थी जिसकी शादी हरीश की पसंद से हुई थी। वहीं परी राजरानी के पसंद से आई थी। यश, अर्पिता बहू को अपने कमरे में ले जा। जी बाबूजी, चलो अर्पिता। अर्पिता, मैं जानता हूँ कि माँ की बातों से तुम्हारा दिल दुखा है। यश जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं, कमी तो मुझ में ही है। अर्पिता, तुम दिल की बहुत अच्छी हो और देखना, माँ एक न एक दिन तुम्हें जरूर अपनाएगी। ऐसे ही समय बीतता है और राजरानी की दोनों काली गोरी बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती है। माँ, परी प्रेग्नेंट है। क्या? मैं दादी बनने वाली हूँ? दूधो नहाओ पूतो फलो परी बहू। यह खुशखबरी देकर तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। ये तुम्हारा पहला बच्चा है। अब तुम्हें अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब 2 दिन बीत जाते हैं। एक सुबह अर्पिता अपनी सास के पैर छूकर कहती है, माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। परी के साथ अर्पिता का भी ये पहला बच्चा होता है, मगर अपनी काली बहू के प्रेग्नेंट होने की बात से राजरानी जरा भी खुश नहीं होती है और ना ही उसे आशीर्वाद देती है। ऐसे ही 2-3 महीने हो जाते हैं। इस बीच अर्पिता को बहुत ज्यादा उल्टियां होती है और तभी रसोई में राजरानी आकर अपनी काली बहू को खिचड़ी बनाते देखकर खिसियाकर कहती है, अरे ओ मेरी काली बहू, ये खिचड़ी किसके लिए बना रही है? अपने लिए माँ जी। अरे अभी सुबह का बना राजमा ऐसे ही रखा है, किसी ने छुई तक नहीं, वो कौन खाएगा? माँ जी, राजमा बहुत ही भारी हो जाता है, इसलिए मैं धुली मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खिचड़ी बनाकर खा या 56 भोग बनाकर। राशन तो तेरे गरीब मायके वाले भरवा गए हैं। खैर, जल्दी से ये फल काट कर परी बहू को दे आना और हर थोड़ी देर पर परी बहू को कुछ न कुछ खाने को दे आया कर। जब देखो अपने में लगी रहती है। जहाँ एक तरफ राजरानी अपनी गोरी बहू और उसके आने वाले पहले बच्चे की खूब खातिरदारी कर रही थी, वहीं बेचारी काली बहू से वो ठीक से बात भी नहीं करती है। हालांकि अर्पिता का भी ये पहला बच्चा है। ऐसे ही समय बीतता गया और दोनों को 5 से 7 महीने हो गए और फिर एक दिन। सासू माँ, देखिए ना, मेरे सारे कपड़े एकदम टाइट हो गए हैं। अरे परी बहू, ये तो हो गया ही। जैसे जैसे तेरे अंदर पल रहा छोटा मेहमान बड़ा जो हो रहा है, मैं आज ही तेरे लिए नई नई नाइटी ला दूंगी। मगर मम्मी जी, सस्ती फैब्रिक वाले कपड़े मत लेना, मेरी स्किन सेंसिटिव है। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो परी बहू, मैं अपनी गोरी चिट्टी चांद जैसी बहू के लिए महंगे मलमल वाली नाइटी लाऊंगी। माँ जी, आप परी के लिए सामान लेने बाजार जा रही हैं, तो मेरे लिए भी थोड़ी बहुत अचारी मठरी ले आना, बड़ा मन कर रहा है खाने को। आहा हा हा, क्यों री मेरी काली बहू,
तेरे भिखारी मायके वालों ने क्या मुझे मनी ऑर्डर भेजा है? मगर माँ जी, परी की तो आप हर एक फरमाइश पूरी करती हैं, फिर उसके साथ साथ मेरा भी तो ये पहला बच्चा है और मैं भी तो आपकी बहू हूँ, तो क्या मेरे लिए आपके पास थोड़े से भी पैसे नहीं? हाँ, नहीं है पैसे। मैं तो जैसी काली कलूटी बैंगन लूटी पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूंगी। इस तरह से बेचारी काली बहू हर बार की तरह इस बार भी अपना मन मार कर रह जाती है, जिसे देखकर परी बहुत खुश होती है। गोरे चिट्टे होने का बड़ा ही फायदा है, सास की चहेती बनकर रहो। शाम को राजरानी अपनी गोरी बहू और उसके पहले बच्चे के लिए खरीदारी करके आती है, मगर क्या राजरानी का ये बुरा बर्ताव अपनी काली बहू के लिए आगे भी ऐसा ही रहेगा? तभी अचानक से अर्पिता बीती बातों से बाहर आ जाती है। अरे ओ काली भट्टी, पैर क्या जमीन में जम गए हैं? जाकर मेरे और परी बहू के लिए बढ़िया सी चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी लाई। अर्पिता जल्दी से चाय बनाकर ले आती है। माँ जी, देवरानी जी, चाय। फिर परी चाय पीकर उसमें कमी निकालते हुए कहती है, जेठानी जी, ये कैसी पतली पानी जैसी चाय बनाई है तुमने? ना दूध का पता है ना चाय पत्ती का, पूरी की पूरी चीनी भरी हुई है, जैसे कि चाशनी है। मगर मैंने तो चाय अच्छे से बनाई थी। तो तू कहना क्या चाहती है करमजली, कि मेरी परी बहू झूठ बोल रही है? अरे कितनी बार कहा है ना तुझे कि परी बहू का ये पहला बच्चा है, इसलिए दूध में पत्ती जरा तेज लगाया कर, मेरी बहू को ताकत की जरूरत है। तभी एकदम से परी गोद भराई की बात छेड़ती है। माँ जी, मेरी गोद भराई तो होगी ना? अरे होगी होगी, जरूर होगी बहू, आखिर मेरी प्यारी बहू का ये पहला बच्चा है। मगर सुन ले अर्पिता, मैं तेरी गोद भराई बिल्कुल भी नहीं करने वाली, क्योंकि तुझ जैसी काली कलूटी की गोद भराई करके मुझे अपनी जगहजाई नहीं करानी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी। ये कहते हुए बेचारी अर्पिता का मन भर आता है, क्योंकि एक गर्भवती औरत के लिए उसके मन में अपनी गोद भराई को लेकर ढेरों सपने होते हैं, मगर अर्पिता का ये सपना भी मन में दबकर रह जाता है। इसी बीच दोनों को 9 महीने हो जाते हैं और राजरानी लाखों रुपए लगाकर अपनी गोरी बहू के पहले बच्चे की खुशी में बड़ी ही धूमधाम से गोद भराई करती है। परी बहू, ये देखो तुम्हारी गोद भराई का लहंगा। सासू माँ, ये लहंगा तो बड़ा महंगा लग रहा है। हाँ, पूरे 2 लाख का है, और इसके साथ एक और चीज है, ये देखो हीरो का हार, मेरी गोरी बहू के लिए। ओ सासू माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। तभी कमरे में हरीश आता है। भाग्यवान, मैंने सुना है कि तुम अर्पिता बहू की गोद भराई नहीं कर रही हो। अच्छा, तो उस कल्लू माई ने आग लगा दी। देखो जी, उस काली बहू की गोद भराई में फालतू का खर्चा करके अपनी खिल्ली उड़वाना अकल की बात नहीं, इसलिए मैं जो कर रही हूँ करने दो। हरीश राजरानी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो एक नहीं सुनती। वहीं परी की गोद भराई हो जाती है, मगर इसी बीच हलवाइयों की एक गलती से घर में आग लग जाती है। सभी की जान तो बच जाती है, मगर घर जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं भाग्यवान, मेरे खाते में जो पैसे रखे हैं उसे निकाल कर हम अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। वो सारे पैसे तो परी बहू की गोद भराई में लग गए, मगर परी बहू को शगुन तो खूब पड़ा है। बहू, ये पैसे मुझे दे दे। माँ जी, मैं अपने पैसे आपको क्यों दूं? ये तो गलत है। देखिए माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब घर रहने लायक हो जाए तो मुझे बुला लेना। बुरा वक्त पड़ते ही परी चली जाती है। वहीं अर्पिता कहती है, माँ जी मत रोइए। यश जी, ये मेरी शादी के कंगन और झुमके हैं, पिताजी ने मुझे दिए थे। जाइए, उन्हें बेचकर पैसे ले आइए। अर्पिता अपने गहने बेचकर वो पैसे अपने ससुराल में लगा देती है। वहीं अब राजरानी की अपनी गोरी बहू पर लगाई हुई उम्मीद तो टूटती ही है, मगर उसकी आंखें भी खुल जाती है। मुझे परी बहू पर बड़ा घमंड था, अच्छा हुआ जो टूट गया। मुझे माफ कर दे अर्पिता बहू, मेरे घर की लक्ष्मी तू है, जो बुरे वक्त में साथ खड़ी रही। इस तरह से राजरानी अपनी काली बहू को अपना लेती है और उसकी गोद भराई भी करती है, और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।